अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं हूँ खिसर अब्बास, लेजेंड कॉलेज मुल्तान से। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है। फील्ड में या फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली क्या है, किस तरह से वर्क कर रहा है, ये इंटरफेस क्रिएट करता है तो इसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या परफॉर्म करता है। तो इसके बाद प्रोसेस स्केड्यूलर में 3 स्केड्यूल हैं। एक है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। लॉन्ग टर्म स्केड्यूल क्या है? लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर इज़ नोन एज जॉब स्केड्यूलर। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर का क्या मतलब है? ये एक जॉब स्केड्यूलर है। इट चूजेस द प्रोसेस फ्रॉम द पूल। सेकेंडरी मेमोरी में से या ये क्या करता है, प्रोसेस को क्या करता है, चूज करता है और एंड कीप्स देम इन रेडी क्यू मेंटेन इन प्राइमरी मेमोरी। अब देखें कि जो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर है या जॉब स्केड्यूलर भी कह सकते हैं, ये क्या करता है, प्रोसेस को चूज़ करता है पूल में से कि कौन कौन से प्रोसेस हैं और उसको मेंटेन करता है कहाँ पे, मेन मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर। उनकी स्केड्यूलिंग कौन कर रहा होता है? लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर कर रहा होता है। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर मेनली कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ये कंट्रोल कर रहा होता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री के कितने इस वक्त प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कितने प्रोसेस एग्जीक्यूट होने हैं। इसका पर्पस क्या है लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर का? ये चूज करता है a perfect mix of input output bound and CPU bound process among job present in pool। इनपुट आउटपुट बॉन्ड्स और CPU बॉन्ड इनको चूज करता है और मिक्स करता है कि जॉब कौन सी प्रेजेंट है पूल में और कौन सी प्रोसेस हो रही है। अगर इफ द जॉब स्केड्यूलर चूज more input output bound process then all the job may reside in block state। अगर कोई जॉब स्केड्यूलर नया कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट बाउंड से चूज करता है तो तमाम जितने भी जॉब्स होती हैं वो रिसाइड हो जाती हैं ब्लॉक स्टेट में, ब्लॉक स्टेट ऑल द टाइम एंड CPU विल रिमेन आइडल मोस्ट ऑफ टाइम। जो मोस्ट ज़्यादातर क्या रहता है, CPU आइडल रहता है और ये रिड्यूस करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को। द जॉब ऑफ लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर इज़ वेरी क्रिटिकल एंड मे इफेक्ट द सिस्टम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और ये क्या करता है, ये एक जॉब लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर एक क्रिटिकल स्केड्यूल है जो कि इफेक्ट करता है सिस्टम के ऊपर, सिस्टम की परफॉर्मेंस के ऊपर। सेकंड नंबर पे हमारे पास शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर है। इसे CPU स्केड्यूलर भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर इज आल्सो नोन एज CPU स्केड्यूलर। इट सेलेक्ट वन ऑफ द जॉब फ्रॉम रेडी क्यू एंड डिस्पैच द CPU फॉर एग्जीक्यूशन। ये रेडी क्यू में से जॉब को क्या करता है, सेलेक्ट करता है और डिस्पैच कर देता है CPU की एग्जीक्यूशन को। Scheduling algorithm is used to select which job is going to be dispatched for execution। Job of short-term scheduler can be very critical in sense that if the select job whose CPU burst time is very high, then all job after that। burst time क्या है कि जब रेडी क्यू से CPU के पास से एग्जीक्यूशन तक नहीं जाती, वो कौन सा टाइम होता है, CPU से एग्जीक्यूशन तक का बर्स्ट टाइम। अगर ये बर्स्ट टाइम ज़्यादा हो जाए तो ये क्या है, क्रिटिकल है। विल हैव टू वेट इन रेडी क्यू फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। रेडी क्यू में से जो प्रोसेस हैं वो क्या रह जाते हैं,
लॉन्ग टर्म के लिए वेट में चले जाते हैं। मीडियम टर्म स्केजुलर टास्क केयर ऑफ स्वैप्ड आउट प्रोसेस्ड। स्वैप्ड आउट कि एक, क्योंकि हमें मालूम है कि जो सीपीयू है वो मल्टीटास्क है, कि एक टाइम में एक प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करता, वो क्या करता है, स्वैपिंग करता है। इफ़ द रनिंग स्टेट प्रोसेस नीड सम इनपुट आउटपुट टाइम फॉर द कंप्लीशन देन देयर इज नीड टू चेंज इट्स स्टेट फॉर रनिंग टू वेटिंग। अगर एक प्रोसेस को इनपुट आउटपुट्स के टाइम की ज़रूरत है कि उसमें कुछ और प्रोग्राम लोड होने हैं, ठीक है, या यूज़र ने इनपुट नहीं दी, या कोई प्रोसेस यूज़र की वजह से वेटिंग में है। जिस तरह से अगर हम VLC प्लेयर की बात करें, VLC प्लेयर को अगर हमने बैकग्राउंड चलाया हुआ है, हम कोई और कंपोजिंग का काम कर रहे हैं, तो अब अगर हमने उसको पास कर दिया है सॉन्ग को, तो हम अपना और काम कर रहे हैं, तो क्या वो जो VLC है वो क्या हो जाएगा, वेटिंग में चला जाएगा, रनिंग में नहीं रहेगा। मीडियम टर्म scheduler is used for this purpose. It removes the process from the running state to make room for the other process. Such process are swapped out process and this procedure is called swapping. Swapping का क्या काम है कि रिमूव करता है रनिंग स्टेट से वेटिंग में। The medium term scheduler is responsible for suspending and resuming the process. ये किसकी ड्यूटी है, किसी भी थ्रेड को आपने सस्पेंड करना है या रिज्यूम करना है, तो ये मीडियम टर्म स्केजुलर की ड्यूटी है। और ये रिड्यूस करता है मल्टी प्रोग्रामिंग को। स्वैपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, कि एक टाइम में 5 प्रोसेस एग्जीक्यूट होते रहें, तो उसमें स्वैपिंग ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस क्यूज़ की। Operating system manage various type of queues for each of the process state. PCB related to process is also stored in queue of the same state. If the process is moved from one state to another state, then PCB is also unlocked from the corresponding queue and added to other state queue in which the transition is made. ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली मैनेज कर रहा होता है प्रोसेस की स्टेट्स को, कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, दूसरी से तीसरी, रेडी से वेटिंग में चला जाता है, वेटिंग से सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन में। तो इनकी तमाम स्टेट्स को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, प्रोसेस क्यू। अब देखिए कि यह फिगर नज़र आ रही है आपको, जॉब क्यू है। जॉब क्यू अगर कोई न्यू आती है तो वो कहाँ चली जाती है, रेडी में चली जाती है। रेडी से अगर स्केड्यूल हो गई है तो वो सीपीयू के पास जाएगी, और सीपीयू उसको अगर कंप्लीट कर देता है तो वो टर्मिनेट हो जाएगी, अदरवाइज सीपीयू उसे वेटिंग में भी ला सकता है। वेटिंग से फिर दोबारा ये रेडी में आएगी, रेडी से फिर सीपीयू के पास, सीपीयू मज़ीद उसे वेटिंग में भी स्टेट में डाल सकता है या फिर उसको कंप्लीट कर देता है। जॉब क्यू क्या है? In starting, all the process get stored in job queue. It is maintained in secondary memory. All long-term scheduler, job scheduler pick some of the jobs and put them into primary memory. Job scheduler क्या करता है कि जो नई कोई जॉब आती है, नया कोई टास्क आता है, तो उसको सेकेंडरी मेमोरी से लोड करके रैम में ले आता है। रेडी क्यू क्या है? रेडी क्यू किस में मेंटेन हो रही होती है? मेन मेमोरी के अंदर। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर जो है वो उसे मेन मेमोरी से क्या करता है, जॉब को। द शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर पिक द जॉब फ्रॉम द रेडी क्यू एंड डिस्पैच टू सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन, कि उसको सीपीयू को दे देता है किस के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। अब यहाँ पे सिनेरियो समझें कि जो हमारी जॉब क्यू है उसके अंदर लॉन्ग टर्म जो है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी से जॉब को, प्रोसेस को पिक करके रैम में ले आता है, और जो हमारा शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर है ये रैम से लेके सीपीयू तक पहुंचा देता है उसकी एग्जीक्यूशन के लिए।
वेटिंग स्टेट क्या है? वेटिंग क्यू, व्हेन द प्रोसेस नीड्स सम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज द स्टेट ऑफ प्रोसेस फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग। जब उसको इनपुट आउटपुट की क्या होती है, ज़रूरत होती है, या किसी भी ऑपरेशन की ऑर्डर की होती है, तो वो सीपीयू से क्या करता है, रनिंग से वेटिंग में ले आता है। द कॉन्टेक्स्ट PCB associated with the process gets stored in waiting queue, which will be used by the processor when the process finished the input output। तो उसको फिर दोबारा प्रोसेसिंग में ले आते हैं सीपीयू के अंदर। सीपीयू उसको क्या करता है, प्रोसेस करके फिनिश कर देता है। डिफरेंट टाइम्स हैं जो कि एक प्रोसेस के लिए हैं। अब देखें कि अराइवल टाइम रेडी में जब आया तो वो कौन सा है, अराइवल टाइम है कि किस वक्त लोड हुआ ये प्रोग्राम, रेडी क्यू में आया है। अब रेडी क्यू से रनिंग में आने के लिए जो टाइम होता है उसे क्या कहते हैं, वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम से कंप्लीट होने तक, मतलब रनिंग से लेके कंप्लीट होने तक किसी भी प्रोसेस को जो टाइम होता है उसे क्या कहते हैं, बर्स्ट टाइम। और कंप्लीशन टाइम कौन सा होता है कि उसका अराइवल टाइम से लेके बर्स्ट टाइम कंप्लीट होने तक जो टोटल टाइम उसे क्या कहते हैं, कंप्लीशन टाइम। देखिए ये कितनी देर ये अराइव हुआ है, कितनी देर में, और कितनी देर में ये रनिंग में आया, कितनी देर से ये प्रोसेस होके कंप्लीट हुआ है, तो ये सारा टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम। द टाइम एट विच द प्रोसेस एंटर इनटू रेडी क्यू इज कॉल्ड अराइवल टाइम। जब कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू में एंटर होता है तो उसे क्या कहते हैं, अराइवल टाइम कहते हैं। बर्स्ट टाइम कौन सा होता है, द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय द सीपीयू टू एग्जीक्यूट द होल प्रोसेस इन कॉल्ड बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम कौन सा होता है कि जो कंप्लीट टाइम सीपीयू को चाहिए होता है कि उसको एग्जीक्यूशन करने में, तो उसे क्या कहते हैं, बर्स्ट टाइम होता है। इट डज नॉट इंक्लूड द वेटिंग टाइम, इसके अंदर वेटिंग टाइम इंक्लूड नहीं होता। इट इज़ confusing to calculate the execution time for the process even before executing it, hence the schedule problem based on the burst time cannot be implemented in reality। अब देखें कि इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि कैलकुलेट करने में टाइम, कितना टाइम उसका बर्स्ट का लगा है और उसके स्केड्यूलर का कितना टाइम लगा है। तो उसे हम बर्स्ट टाइम वो कहते हैं कि जितनी देर सीपीयू ने उसको प्रोसेस करने में लगाए हैं उसे क्या कहते हैं, बर्स्ट टाइम कहते हैं। कंप्लीशन टाइम कौन सा होता है कि जो प्रोसेस रेडी में आया है वहाँ से लेके रनिंग तक, और रनिंग से लेके कंप्लीट होने तक जो भी टोटल टाइम लगा है उसे क्या कहते हैं हम, कंप्लीशन टाइम। द टाइम एट विच द प्रोसेस एंटर इनटू completion state or your time at which the process complete its execution is called completion time। Turnaround time, the total amount of time spent by the process from its arrival to its completion, ये कौन सा टाइम होता है, turnaround। Waiting time, the total amount of time for which the process wait for CPU to be assigned is called waiting time। Waiting time कौन सा होता है कि जितना रेडी क्यू से प्रोसेस होने में CPU तक पहुँच की एग्जीक्यूशन में आने तक का जो टाइम होता है उसे क्या कहते हैं, वेटिंग टाइम। Response time, the difference between the arrival time and the time at which the process first get the CPU is called response time। कि अराइवल टाइम से लेके जितनी देर तक वो CPU तक नहीं गया तो उस टाइम को क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स टाइम। CPU scheduling इन द यूनिप्रोग्रामिंग सिस्टम। यूनिप्रोग्रामिंग सिस्टम में जैसे कि हमारे पास MS DOS है, when a process wait for any input operation to be done, the CPU remain idle। This is an overhead since it wastes the time and causes the problem। In multi-programming systems, CPU does not remain idle during the waiting time of the process and it start execution other process। Operating system has to define which process the CPU will be given। अब देखें कि यूनि प्रोग्रामिंग क्या कि इसके अंदर अगर हम एग्जांपल लें MS DOS की, तो उसके अंदर जब भी कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए आता है तो उसमें वेटिंग में चला जाता है, तो हमारा जो CPU है वो क्या हो जाता है, आइडल हो जाता है। तो इसमें ये क्या है कि इसमें आइडल नहीं होता मल्टी प्रोग्रामिंग में।
In multi-programming system, the operating system schedule the process on the CPU to have the maximum utilization of its, and this process is called CPU scheduling. Operating system use various scheduling algorithm to schedule the process. और मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर CPU जो है वो स्केड्यूल होता है प्रोसेस के लिए, डिफरेंट मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं. जो CPU है वो डिफरेंट यूटिलाइजेशन में बिजी रहता है. PCB क्या होता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. क्या इसके अंदर सेव होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोसेस. एक प्रोसेस की लाइफ टाइम क्या है कि भी उसके रेडी क्यू से कंप्लीशन तक क्या होता है, उसकी लाइफ टाइम है. प्रोसेस आईडी होती है, प्रोसेस स्टेट है, पॉइंटर है, प्रायोरिटी है, प्रोग्राम काउंटर है, CPU रजिस्टर्स. ये तमाम चीज़ें किसके अंदर हैं? PCB कंट्रोल ब्लॉक के अंदर, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. स्केड्यूलिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है? बात यह है कि अगर एक मल्टी प्रोग्रामिंग है, उसके अंदर डिफरेंट टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, तो उसमें से मल्टी प्रोग्रामिंग ये है कि भी हर एक प्रोग्राम को, प्रोसेस को डिफरेंट टाइम जो है वो CPU एग्जीक्यूट करेगा, उसके ऊपर वर्क करेगा. इन मल्टी प्रोग्रामिंग इफ़ द लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर पिक मोर इनपुट आउटपुट bound process than the most of the time the CPU remain idle. The task of operating system is to be optimize the utilization of the resources. स्केड्यूलर एल्गोरिदम में हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिदम है. मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन है पहले नंबर पे. फेयर एलोकेशन ऑफ द CPU, मैक्सिमम थ्रूपुट, मिनिमम टर्न अराउंड टाइम. टर्न अराउंड टाइम वो प्रोसेस की जो लाइफ टाइम होती है कि रेडी क्यू से लेके कंप्लीशन तक को क्या कहते हैं? टर्न अराउंड टाइम. मिनिमम वेटिंग टाइम, मिनिमम रिस्पांस टाइम, ये हमारे क्या है? एल्गोरिदम है. अब स्केड्यूलिंग के एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. जो पहले थ्रेड आया है वो ही पहले एग्जीक्यूट होगा, ये हमारा एल्गोरिदम है. इसके अंदर कौन सा रूल अप्लाई किया जाता है कि जो भी पहले प्रोसेस आया है वो ही प्रोसेस पहले सर्व होगा. दूसरे नंबर पे अगर हमारे पास है तो कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जिसमें प्रायोरिटी को देखा जाता है. प्रायोरिटी, अगर एक प्रोसेस आया जिसकी प्रायोरिटी सेकंड है, दूसरा उसके बाद एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी 1 है, तो कौन सा प्रोसेस होगा? प्रोसेस अगर हम एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला, तो उसमें जो पहले आया है वो सर्व होगा. अगर हम प्रायोरिटी को देख रहे हैं तो फिर जो बाद में है या पहले है इससे कोई फ़र्क नहीं है. जिसकी प्रायोरिटी टॉप पे होगी वो पहले प्रोसेस होगा. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, it is simplest algorithm to implement. The process with the minimal arrival time will get the CPU first. The lesser the arrival time, sooner will process get the CPU. It is non-primitive type of scheduling. ये non-primitive है. इसके अंदर जो प्रोसेस पहले आया है वो पहले प्रोसेस हो जाएगा, उस सर्व हो जाएगा, उसमें प्रायोरिटी को इग्नोर किया जाएगा. राउंड रॉबिन दूसरा एल्गोरिदम है. इन राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन करता है टाइम क्वांटम. ठीक है, उसमें स्लाइस बन जाते हैं कि एक थ्रेड को इतना टाइम मिलना है, दूसरे को इतना. इसमें हम प्रायोरिटी के साथ साथ उसका टाइम बना देते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ज़्यादा एग्जीक्यूट हो, सेकंड वाला उससे कम. इस तरह से हम उनकी प्रायोरिटी सेट करने के बाद उसका स्लाइस बना देते हैं, टाइम सेट कर देते हैं. शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. तीसरा हमारे पास एल्गोरिदम ऐसा है जिसमें हम जो एल्गोरिदम शॉर्ट है, मतलब फर्स्ट आया है या बाद में आया है या थर्ड आया है, इस तरह सीक्वेंस के साथ जो भी जिस क्यू में भी है, लेकिन CPU उसमें से अगर हम एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं ना शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो जो टाइम्स कम लेगा एग्जीक्यूशन में, जो प्रोसेस कम होगा, तो उसको हम पहले क्या कर देंगे? प्रोसेस कर देंगे, सर्व कर देंगे. तो ये कौन सा एल्गोरिदम है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट. इट इज़ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ SJF. इन दिस एल्गोरिदम ऑपरेटिंग सिस्टम स्केड्यूल द जॉब अकॉर्डिंग टू द रिमेनिंग टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन. जिसमें रिमेनिंग टाइम जिसका कम रह गया
उसको पहले क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ये है हमारा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग। प्रायोरिटी बेस्ड स्केड्यूलिंग मैंने आपको बता दिया है कि इसमें प्रायोरिटी हम सेट कर देते हैं, उसका फर्स्ट, जिस तरह से वो था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला, उसमें जो पहले है, इसमें क्या होता है, प्रायोरिटी होती है कि जो भी बाद में पहले है इसको इग्नोर करके जिसकी प्रायोरिटी होती है उसको पहले कंप्लीट होना होता है। हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट, in this scheduling algorithm the process with highest response ratio will be scheduled next. This reduce the starvation in system, कि जिसकी रिस्पॉन्स रेशियो ज़्यादा है तो उसको नेक्स्ट कर देगा। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो एंड होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मेमोरी मैनेजमेंट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे।